हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो जो है वो सी डी एस 2027 का 2017 का हम लोग करेंगे। वो भी सेक्शन 2 का जो सेकंड टाइम पे हुआ था पेपर, ठीक है। उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन को करेंगे। आज डे 6 है, ऑलरेडी 5 दिनों का। हमने हिस्ट्री के एनालिसिस ऑलरेडी जो 2015 से पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, उसके हिस्ट्री का एनालिसिस जो है ऑलरेडी हमने कर दिया है। ज्योग्राफी का एनालिसिस 2015 से 2025 तक मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसका क्रिएट कर चुका हूँ। आप देख सकते हो उसको पूरा लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लो वीडियो, है ना। नेक्स्ट जो है वो मैंने एनडीए का भी किया हुआ है, पॉलिटी सेक्शन का। तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हो फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। और इससे होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी इवन पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। ये सारा जो है मोटिव है सिर्फ और सिर्फ आपको सही इन्फॉर्मेशन देने का, ना कि इससे कोई चीज़ें अर्न करना या कुछ और चीज़ें मोटिव नहीं है, ठीक है। तो मिस गाइडेंस के चक्कर में बहुत सारे लोग होते हैं और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना और उसको समझना कि कैसे एग्जामिनर का माइंडसेट है, क्या क्वेश्चन पूछता है, कहाँ गलत फ्रेम करता है क्वेश्चन को, वो चीज़ें हमें देखनी है, राइट। आप ऑलरेडी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है इस चीज़ का। आप प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ये, ठीक है। और फिर जो है प्रैक्टिस करने के बाद से आप आंसर को वेरीफाई करो, साथ में साथ वैल्यू एडिशन करो, राइट, ठीक है। तो सारे हम लोग डिफेंस, सिविल सर्विसेज सारे एग्जाम्स का करते हैं, जैसे सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ एंड सीएसई, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट पीसीएस एज वेल, ठीक है। उन सबका एनालिसिस करेंगे, ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज करेंगे। तो आई होप कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगे, ठीक है। तो डू वॉच टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो ये 2017 का जो पेपर है, राइट, उसमें का जो सेकंड पेपर है उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। और जो सबसे पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द कम्युनिस्ट लेफ्ट द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1931, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बाई 1928 द कम्युनिस्ट वेयर नो लॉन्गर वर्किंग विद द मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट, ठीक है। दो क्वेश्चन है और इस दोनों क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है कि द कम्युनिस्ट लेफ्ट दी, यहाँ पे देखो लेफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1931। तो ये बात सही है कि कम्युनिस्ट ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़ दिया था, कब, 1931 में। नाउ सी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि आईएनसी जो है एक कैपिटलिस्ट या बाद में चल के वो सोशलिस्ट बन गया, ठीक है। तो जो उनकी फिलॉसफी थी वो कैपिटलिस्ट थी, सोशलिस्ट थी। तो इसलिए जो डिफरेंसेस थे कम्युनिस्ट के साथ, तो कम्युनिस्ट लोग उनको छोड़ दिए, कौन सी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को, राइट, इन 1931। और देखो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो सेटअप कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एड ऑन भी हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि बाई 1928 द कम्युनिस्ट वेयर नो लॉन्गर वर्किंग विद द मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट। और ये बात ट्रू है कि मेजर आप देखोगे इसके बाद से कि मेजर जो आईएनसी का जैसे सीडीएम हो गया या फिर आगे चल के क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, उसमें कम्युनिस्ट का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। मेजरली वो लोग अपोज करेंगे कांग्रेस व्यू को, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन जहाँ पे वो लोग ना सपोर्ट करेंगे ना अपोज करेंगे, बट मेजरली वो अगेंस्ट में थे आईएनसी के। तो दोनों एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पे देखो पहले स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे बिकॉज लगा दो, ठीक है। और बिकॉज लगाओगे तो क्या होगा कि द कम्युनिस्ट लेफ्ट द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1931 बिकॉज बाई 1928 द कम्युनिस्ट वेर नो लॉन्गर वर्किंग विद द मेन स्ट्रीम नेशनल कांग्रेस। और ये दोनों सेटिस्फैक्ट्री लगे तो ऑप्शन ए के साथ चले जाना, बिकॉज जस्टिफाई कर रहा हो। तो अगर नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए है, ठीक है। नाउ 1928 में कम्युनिस्ट सीज्ड वर्किंग विद द मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट, ये बात ट्रू है। 1931 में कम्युनिस्ट लेफ्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। पहला प्रेसिडेंट कौन था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। नाउ देखो 36 नंबर क्वेश्चन कि द अर्ली आर्यंस हु वेयर इसेंशियली पेस्टोरल डिड नॉट डेवलप एनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विच कुड मेजर अप टू ए स्टेट इन इधर एंशियंट और मॉडर्न सेंसेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किंगशिप वॉज द सेम एज ट्राइबल chiefship, ठीक है। द टर्म राजन बींग यूज फॉर ट्राइबल चीफ हु वॉज प्राइमरली ए मिलिट्री लीडर एंड हु रूल्ड ओवर हिज पीपल एंड नॉट ओवर एनी स्पेसिफिक एरिया। ये भी बात ट्रू है कि आर्यंस के टाइम पे ये किंगशिप वाली कंसेप्ट थी। और जो राजन टर्म था उसको किस लिए यूज़ किया जाता था, फॉर ट्राइबल चीफ के लिए। और ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, बिकॉज लगा लोगे तो ये जस्टिफाई भी हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन ये है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो कि अर्ली आर्यंस वेयर पेस्टोरल, सबसे पहली चीज़, विथ नो स्टेट स्ट्रक्चर, उनका स्टेट का स्ट्रक्चर फॉर्मल वे में नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट, नाउ जो राजन टर्म था वो रेफर करता था ट्राइबल चीफ को, जो कि डिनोट करता था मिलिट्री लीडर्स हु रूल्ड ओवर पीपल एंड नॉट ए स्पेसिफिक लैंड एरिया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट स्ट्रगल्स वाज एन आउटकम ऑफ ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी, जो ब्रिटिश का ओपियम पॉलिसी था उसके खिलाफ कौन सी पीजेंट स्ट्रगल हुई थी, तो राइट आंसर है फुलगौरी धवन, ठीक है। फुलगौरी धवन जो है ओपियम के खिलाफ था, ठीक है। मतलब ब्रिटिश यहाँ पे इस रीजन में ब्रिटिशर, जैसे ये रीजन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब असम में ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी लेकर आए थे तो उसके खिलाफ पीजेंट स्ट्रगल हुआ था, और उस पीजेंट स्ट्रगल का क्या नाम था, फुलगौरी धवन, जो कि धावा फुलगौरी धावा, जो कि 1861 में हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिवॉल्ट आप देख लो, जैसे कि बिरसाइट उलगुलन, जिसको मुंडा रेवेलियन भी अब बोलते हैं, ठीक है, वो कब हुआ था, 1899 से लेकर 1900। अब देखो मुंडा रेवेलियन को उलगुलन रेवेलियन भी कहते हैं या फिर तिमुलत रेवेलियन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी नाम दे, मुंडा रेवेलियन दे, उलगुलान दे या फिर तिमुलत दे, तो ये सब जो है वो बिरसा मूवमेंट या मुंडा रेवेलियन से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी देख लेना कि 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। नाउ पबना रिवॉल्ट जो है 1873 में हुआ था, इसका भी डेट याद रखना। मराठा पीजेंट अपराइजिंग कब हुआ था, 1875 में, जिसको दक्कन रिवॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखना, इसका फिक्स डेट, ठीक है। अब इसके बारे में एड ऑन देखते हैं कि ये असम रीजन में हुआ था। रीज़न क्या था कि ओपियम पे हाई टैक्स लग गए थे, बॉम्बू, ठीक है, ओपियम और वुड एंड वाटर, ये सब सारी चीज़ों पे वहाँ पे लोकल में हाई टैक्स लग गए थे, जिसकी वजह से फुलगौरी धावा रेवेलियन हुआ था, ठीक है, पीजेंट रेवेलियन। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी, यहाँ पे ये पीजेंट स्ट्रगल ट्रिगर्ड बाई एग्रीकल्चर पॉलिसी, और एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या था कि हाई टैक्सेशन उन पे लग गया था, ठीक है। 38 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैयद ब्रदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स नॉट ट्रू, राइट। तो सैयद ब्रदर्स के बारे में कौन से जो स्टेटमेंट हो ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दे ब्रॉट जहांदर शाह टू पावर, ठीक है, दे वाइल्डेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दे फॉलोड ए टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, दे रिच्ड एन एग्रीमेंट विथ किंग साहू। तो बेसिकली जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो उन्होंने जहांदर शाह को पावर से लाया नहीं था, जबकि जहांदर शाह को यहाँ पे रिमूव किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बाकी जो है स्टेटमेंट सही है, दे वाइल्डेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो उनके पास रूलर का पावर नहीं था, बट बाकी सारे जो है बैकड्रॉप में सारे पावर ये होल्ड कर रहे थे, ठीक है। दे फॉलोड ए टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, तो थोड़ा सा इनका रिलीजियस पॉलिसी जो था वो टॉलरेंट था। नाउ दे रिच्ड एन एग्रीमेंट विथ किंग साहू, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर भी कहा जाता है, और बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो ट्रू है वो हमने देखा ही है। बट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला था, दे ब्रॉट जहांदर शाह टू पावर, ये बात गलत है। दे डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड फारूक सियार, फारूक सियार को जो है मतलब जहांदर शाह को रिमूव करके सैयद ब्रदर्स, और बैठाए किसको थे, फारूक सियार को, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो कि जो फारूक सियार था वो फर्स्ट मुगल रूलर था, फर्स्ट रूलर ऑब्वियसली मुगल वाला, ठीक है, जो क्राउंड हुआ था कहाँ पे, तो पटना में, यानी कि बिहार में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच वाज द फर्स्ट रूलर हु गॉट क्राउंडेड आउटसाइड दिल्ली और आउटसाइड द मेन थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो वो कौन था, तो फारूक सियार था, और कहाँ हुआ था, पटना बिहार में, राइट। नाउ 39 नंबर देखोगे तो कह रहे कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द हेटेरोडॉक्स एक्ट बिटवीन 6th and 4th सेंचुरी BC आर करेक्ट। तो इस स्टेटमेंट में देखो कि जैन आइडियाज़ वेयर ऑलरेडी बीइंग सर्कुलेटेड इन द 17th सेंचुरी BC बाई किसके द्वारा, पारसवा, या पारस बोल सकते हो, ठीक है। तो जैन आइडिया ऑलरेडी जो है वो ट्रू है, जैन आइडिया जो है बीइंग सर्कुलेटेड इन द 7th सेंचुरी BC बाई पारस, तो ये बात सही है। और ये किस जैन आइडिया किस लैंग्वेज में था, तो प्राकृत लैंग्वेज में था, राइट। और बुद्धिज्म जो था वो पाली में था। तो याद रखना कि बुद्धिज्म जो भी टेक्स्ट होगा इसका,
या बोलचाल की भाषा होगी वो पाली लैंग्वेज होगी, और जैनिज्म जो है वो प्राकृत में होंगे, ठीक है। ऑल्दो बुद्धिज्म and to a lesser extent Jainism took account of the changes in a material life and reacted against orthodoxy, neither of these sought to abolish the caste system। देखो क्या हुआ कि जो ऑर्थोडॉक्सी थे यानी कि ब्राह्मणिज्म था उस टाइम पे, वो दोनों जो है ऑलमोस्ट इसके जड़ तक गए थे, या फिर जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड थी, मटेरियलिस्टिक लाइफ थी, उसको चेंज करने की बात करते थे, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के खिलाफ थे, राइट। लेकिन उन्होंने कंप्लीटली एबॉलिश करने की, कास्ट सिस्टम जो है उसको कंप्लीटली एबॉलिश करने की बात नहीं कही थी, ठीक है, और यही स्टेटमेंट जो है ट्रू है। नाउ जो है थर्ड नंबर, द फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ महावीरा इज सेड टू हैव बीन अ कैप्चर्ड स्लेव वोमेन। तो ये भी बात सही है कि जो पहली डिसाइपल थी किसकी, महावीरा की फीमेल डिसाइपल, वो कौन थी, वो कैप्चर्ड स्लेव वीमेन थी, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर जो है, बुद्धा हेल्ड एट नून्स could attain spiritual liberation just like a monk and granted them an equal status in the मेडिसेंट ऑर्डर। ये भी बात बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑफ सर ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऑल द स्टेटमेंट जो है ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बात ही कर रहा है किसके, जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट ऑफ 6th and 4th सेंचुरी BC थे उनके खिलाफ, उनके लिए, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखो नुआंसेस ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट, कौन है, जैन आइडिया सर्कुलेटेड बाई पारसवा, ठीक है, वेल बिफोर महावीरा। नाउ कास्ट जो है, नीदर बुद्धिज्म नॉर जैनिज्म सॉट टू फुल्ली एबॉलिश द कास्ट सिस्टम, ठीक है। वीमेन, बुद्धा ग्रांटेड nuns equal status for spiritual liberation। महावीराज फर्स्ट फीमेल डिसाइपल इज सेड टू हैव बीन कैप्चर्ड स्लेव वीमेन, ठीक है, वही बात यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं, जैसे फारूक शियार का नाम आया था ना, तो फारूक शियार में जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इसका ये है, और कि ये जो है जो वेस्टर्न साइड से जो ट्रेड होता था, ठीक है, या ओवरऑल ट्रेड के बारे में बोल दो, ट्रेड होता था, जो कौन करते थे, तो स्पेशली ब्रिटिशर, ठीक है, क्योंकि 17th सेंचुरी की बात है, 1717 में इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर थे तो इसको इन्होंने ट्रेड परमिट दिया था, ठीक है, एट समथिंग अराउंड, मेरे को लगता है कि 300 या समथिंग कुछ अमाउंट था, तो एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, बट जो ट्रेड परमिट था वो दिया था, और इस ट्रेड परमिट को क्या बोलते हैं, दस्तक, ठीक है। तो ये दस्तक अगर पूछे कि द टर्म दस्तक रेफर्स टू, तो इट वाज ए ट्रेड परमिट, ठीक है, एट वेरी मिनिमल कॉस्ट, या फिर आप वैसे बोल सकते हो कि हु गिव ट्रेड परमिट या परमिशन ऑफ दस्तक टू ब्रिटिशर, तो फारूक शियार होगा, ठीक है। ये दस्तक वाला क्वेश्चन ऑलरेडी नेक्स्ट आप देखोगे 2024 या 23 का जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, इसलिए इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर्स एंड इवेंट कंसर्निंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब देखो जो करेक्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सा ईयर एंड इवेंट करेक्टली मैच्ड है, तो हम देखते हैं। देखो नेपोलियनिक कोड जो है 1789 में ये नहीं आया था। नाउ 1791 में टेनिस कोर्ट ओथ ये भी नहीं लिया गया था। 1792 में नेशनल कन्वेंशन हुआ था, ऑब्वियसली ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था इस चीज़ को। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस जो है 1804 में ये नहीं आया था, राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर देखते हैं कि जो 1789 में था ये क्या हुआ था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ था, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन 1789 में, ठीक है। नाउ 1791 में 2 साल जस्ट बाद में टेनिस कोर्ट ओथ लिया गया था, राइट। 1792 में नेशनल कन्वेंशन हुआ था एंड 1804 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस या नेपोलियन कोड एरा ये जो है एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। यार यहाँ पे ये नेपोलियन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, लेट मी सी, ओके, ठीक है, ये 1804 में नहीं था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वाला, ये चीज़ें गलत है, ठीक है, इसको थोड़ा अवॉइड करना, ओके। तो यही है। नेक्स्ट है 41 में देखोगे तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कंट्रास्ट। तो सोशल कंट्रास्ट के ऑथर कौन थे, तो रूसो थे। बाकी देखो वोल्टेयर, होब्स, लॉक, ठीक है, ये जेम्स रूसो, ये सब सारे जो हैं ऑलरेडी फिलोसफर हैं, वेस्टर्न फिलोसफर हैं। और यहीं पे देखो एड ऑन में कि जीन जेसक रूसो, ठीक है, ऑथर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।
ठीक है। और इसमें इस किसके बारे में बात करते हैं, वो पावर के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि पावर इज इन पीपल हैंड, पीपल आर सोवरेन, ठीक है। मतलब पीपल को अल्टीमेट अथॉरिटी है, ठीक है। और इसी के बारे में ये अपनी बुक द सोशल कंट्रैक्ट में इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो है 72 नंबर हुआ, मतलब फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछता है। अब इसमें कौन से मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हम देखते हैं। देखो NG अयंगार ये थे पहले। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, ठीक है। नाउ पहला स्टेटमेंट सही, KM मुंशी। देखो KM मुंशी जो है ये ओनली कांग्रेस मेंबर थे, मतलब INC को बोल सकते हो, ओनली INC मेंबर, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट थे, ठीक है। तो KM मुंशी थे वो। BN राव ये जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट नहीं थे। मोहम्मद सदउल्ला ये पार्ट थे उसके, ठीक है। नाउ BN राव को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ठीक है। जो फर्स्ट ड्राफ्ट थी बेसिकली इन्होंने ऑलरेडी BN राव ने प्रिपेयर किया था, और यही ड्राफ्ट को लेकर, ठीक है, एक नहीं होता है कि मतलब आपके पास थोड़ा सा आइडिया है चीज़ों का कि कैसे करना है, और उसके बेसिस पर पूरा एकदम एक्सप्लेन के साथ या फिर रीजन के साथ चीज़ों को और बढ़ाया जाए और प्रोविजन डाला जाए। तो ये इन्होंने एक मॉडल दे दिया था, ठीक है, BN राव ने। दैट ड्राफ्टिंग कमेटी के सेटअप हुई और उसको फर्दर बढ़ाया गया। तो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था किन्होंने, तो BN राव ने। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर BN राव नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ठीक है। फर्दर एड ऑन यहाँ पे ये देखो तीनों मेंबर थे। मेंबर कौन नहीं थे, BN राव नहीं थे मेंबर। और ये क्यों नहीं थे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे और इनका एज भी हो गया था, तो वो सब फैक्टर अलग है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक एड ऑन और है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो सेटअप कब हुई थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 में हुए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था 2024 वाला जो पेपर था UPSC CSE का, ठीक है, तो वहाँ पे भी आया था। मे बी फर्दर यहाँ पे पूछ दे, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, मतलब स्टेटमेंट यही था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सेटअप हुआ है ये, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सेटअप हुआ है। इंडिपेंडेंस कब हुआ था हमारा, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। बट जो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी वो 29 अगस्त को हुई थी। तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ ना, ठीक है, यही चीज़ है, इसको याद रखना है, राइट। कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है सेटअप हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। नाउ 77 नंबर जो है क्वेश्चन, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कब ये जो है बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स जो है वो बना था, ठीक है। तो तुगलकाबाद फोर्ट, बड़ा गुम्बद इन लोधी गार्डन, कुतुब मीनार एंड फतेहपुर सिकरी। नाउ सी तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, कब, 1321 में। बड़ा गुम्बद इन लोधी गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनवाया गया था इसके द्वारा, क्या नाम है यार उसका, वो पहला शासक कौन था, स्लेव डायनेस्टी वाला, ओके, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। 1490 में बनवाया था ये। स्लेव डायनेस्टी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ओके। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, ठीक है, 1199 में। एंड देन फर्दर जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको कंप्लीट करवाया गया, ठीक है। और इसमें 2 स्ट्रेप और एड ऑन कौन करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। जब वो लाइटनिंग से उसका 2 बिल्डिंग खराब हो गया था ऊपर वाला, तो एक बिल्डिंग खराब हो गया था, तो फर्दर 2 स्ट्रे और जो है एड ऑन करवाया था फिरोज शाह तुगलक। तो अगर पूछे कि स्टार्ट किसने करवाया था, तो वो ऐबक था। पूछे कंप्लीट किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश था। लेकिन उसमें और 2 स्ट्रे जो है, या अभी जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। नाउ फतेहपुर सिकरी जो है ऑब्वियसली ये अकबर से एसोसिएटेड है, 1571 में बनवाया था। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3124 डेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फर्दर देख लो कि कुतुब मीनार जो है स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे बना था। और तुगलकाबाद फोर्ट जो है तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे बना था, ऑब्वियसली गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बड़ा गुम्बद इन लोधी गार्डन जो है ये लोधी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और फतेहपुर सिकरी जो है ऑब्वियसली मुगल एरा अकबर के टाइम पे बनाया गया था, और यही सीक्वेंस है इसका, ठीक है। 79 नंबर देख लो कि 79 नंबर टाइप ऑफ लैंड के बारे में बात कर रहा है और उसकी मीनिंग क्या है उस टाइम पे, कब, जब पुराने जो भी बुक हैं उस सब में मेंशन होगा, तो वहाँ पे बेसिकली ये जो है लैंड मेंशन था। ये जितने भी लैंड का नाम दिया हुआ है
वो किसमें, अमरकोश नाम का एक बुक था, उसमें सारे मेंशन था। अब अमरकोश जो किताब है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है अमर सिंह ने, ठीक है। अब इनमें सारे ये जो है बुक का नाम दिया हुआ है, लेट्स मैच इट। पहला है कि उर्वरा, उर्वरा मतलब क्या होता है कि फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मारू का मतलब क्या होता है, मारू का मतलब जो होता है डेजर्ट लैंड होता है, ठीक है। नादी मातृका, नदी मातृका यानी समथिंग रिवर से एसोसिएटेड आपको दिख रहा है, नदी मतलब ऐसे वर्ड प्ले भी कर सकते हो, तो सी का वन, लैंड वाटर्ड बाई अ रिवर। देवा मातृका समथिंग काइंड ऑफ देव यानी कि जो गॉड है उनसे इन्फ्लुएंस होगा, तो देवा मातृका मतलब रेन, रेन गॉड कहा जाता है ना, थंडरस्टॉर्म वाला चीज़, ठीक है। वरुण को बोला जाता है, गॉड वरुण को, तो वो रैन थंडरस्टॉर्म वो सब सारी चीज़ से एसोसिएटेड है, तो वही लैंड वाटर बाई रैन, उसको देव मातृका बोलते थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे कि 2, 4, 1 एंड 3। फिर से यहाँ पे एक बार रिवीजन करते हैं कि उर्वरा मतलब क्या होता है, फर्टाइल लैंड। मारू मतलब क्या होता है, डेजर्ट लैंड। नादी मातृका मतलब क्या होता है, लैंड वाटर बाई रिवर। देव मातृका मतलब क्या होता है, लैंड वाटर बाई रैन, ठीक है। तो आई होप कि याद रखोगे, अमरकोश बुक के नाम का राइटर कौन है वो भी याद रखोगे आप, राइट। नाउ 78 नंबर जो है, with regards to nature of Mughal state, who among the following scholar argued that the peculiar feature of the state in Mughal India was that it served not merely as a protective arm of the exploiting class but was itself the principal instrument of exploitation। और इस बात को किसने कहा था, इरफान हबीब ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन सोशल रिफॉर्मर दैट वाज स्टार्टेड इन 1890। तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो नाम का जर्नल था वो स्टार्ट कब हुआ था, 1890s में, ठीक है। और जो इसको स्टार्ट किए थे या एडिटर थे वो कौन थे, के.एन. नटराजन, राइट। नेक्स्ट है 91, विच 12th सेंचुरी संस्कृत स्कॉलर वाज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ निबंधाज और डाइजेस्ट ऑफ एपिक एंड पुरानिक टेक्स्ट। तो ये बेसिकली कौन थे, तो लक्ष्मी धारा नाम का जो व्यक्ति थे, संस्कृत स्कॉलर थे, कब के, 12th सेंचुरी के। ये फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ निबंधाज और डाइजेस्ट ऑफ एपिक्स इन पुरानिक टेक्स्ट, राइट। Which river is praised in the 5th century तमिल एपिक शिल्पाधिकारम। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव है, पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आगे भी फर्दर पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर है ये कावेरी। मतलब कौन सा रिवर जो शिल्पाधिकारम नाम का किताब था, तमिल एपिक था, जो 5th सेंचुरी में लिखा गया था, उसमें कौन से रिवर को प्रेज किया गया था शिल्पाधिकारम में, तो वो कावेरी रिवर थे, ठीक है। नाउ इसको लिखा कौन था शिल्पाधिकारम को, तो इलंगाव आर्टिकल, ठीक है। इलंगाव आर्टिकल जो है शिल्पाधिकारम नाम का एक किताब था जिसको लिखा था, और शिल्पाधिकारम में जो कि एक तमिल एपिक था और उसमें कावेरी नदी के बारे में प्रेज किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस और फिर इसको फिनिश करते हैं। नाउ 94 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन कल्चर इज नॉट करेक्ट। तो हड़प्पन कल्चर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन दी सब कंटिनेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हड़प्पन कल्चर में पहला सिटीज़ जो है एस्टेब्लिश होने का हमें वो मिलता है एविडेंस, ठीक है। इट मार्क द फर्स्ट यूज ऑफ ए स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये भी बात ट्रू है कि पहला यूज ऑफ ए स्क्रिप्ट जो है यहीं से मिला था, हड़प्पन कल्चर से ही, और वो लिखा कैसे गया था, राइट टू लेफ्ट, यानी कि सम काइंड ऑफ उर्दू टेक्स्ट, ठीक है, या फिर वैसे लैंग्वेज में कोई और टेक्स्ट होगा तो उसको। इट मार्क द अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ आयरन एज ए मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग। देखो हड़प्पन कल्चर में ना आयरन को हमने नहीं देखा है, आयरन का एविडेंस जो है 6th सेंचुरी से देखने को मिला, बेसिकली मौर्यन या लेटर आर्यन के बारे में, लेटर आर्यन या मौर्यन के टाइम से ज़्यादातर बोलते हैं, महाजनपद एरा के टाइम से जो है ये आयरन का यूज़ देखने को मिला। उसके पहले आयरन का यूज़ नहीं देखा जाता था। बेसिकली यहाँ पे अगर आना होता तो हड़प्पन कल्चर में तो कॉपर का, ठीक है, यूज़ हमको देखने को मिलेगा कॉपर का, ठीक है। जो डी स्टेटमेंट है, इट मार्क द अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ स्टोन एज ए मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पचिंग, ये बिल्कुल बात सही है कि अर्लीस्ट नॉन यूज ऑफ जो स्टोन था उसको एक स्कल्पचर के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि आप देख सकते हो
कि दे यूज्ड स्टोन, ब्रॉन्ज या फिर टेराकोटास, बट जो आयरन था वो नहीं मिलता था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरिता, हर्षचरिता हैज़ रेफरेंस टू वेरियस प्रेजेंट्स सेंट बाय अ रूलर नेम्ड वास्करा। ठीक है, टू हर्षवर्धना। ठीक है, ये जो भास्कर थे, एक रूलर जो थे हर्षवर्धन, उसको जो है हर्षचरिता के थ्रू प्रेज किए हैं उनको सारे जो है, बहुत सारे प्रेजेंट क्या क्या उनको दिए थे हर्षवर्धन को, वो सारी चीज़ें हर्षचरिता में लिखा है उन्होंने। कौन? भास्कर ने। अब ये बोल रहा है भास्करा बिलोंग टू कौन सी? वर्मना डायनेस्टी ऑफ असम। ठीक है, वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम। नाउ सी, जो हर्षवर्धन थे वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वर्मन डायनेस्टी ऑफ असम। ठीक है, रीजन कौन सा था? असम में। ठीक है, अब नाउ नंदा डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है, ये कौन थे? यहाँ पे महापद्मनंदा जो है इसके फाउंडर थे। ठीक है, और जो धानानंदा थे इसके लास्ट रूलर थे। इसको याद रखना है। ठीक है, बेसिकली ये बिहार रीजन, मौर्यन जो एरिया था यहाँ पे मगध वाला, ठीक है, उस रीजन में नंदा डायनेस्टी फ्लोरिश कर रहा था। अब देखो, जो धानानंदा थे इसी के टाइम पे जो है कौन आया था? तो नेपोलियन आया था। और नेपोलियन कह रहे हैं, उसका क्या नाम है, अलेक्जेंडर आया था, सॉरी। ठीक है, धानानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर आया था, और ये टाइम पीरियड कितना था? तो 321 के अराउंड आया था। ठीक है, और इसके बाद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है के टाइम पे ये चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एसिसिनेट किसको कर दिया था? धनानंदा को। ठीक है, अब नाउ हरियांका डायनेस्टी ऑफ मगध, ये आप सबको पता है हरियांका डायनेस्टी के बारे में। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? बिम्बिसार थे। और इसके मेन रूलर इनके जो बेटा थे वो कौन थे? तो अजातशत्रु के टाइम पे ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, बुद्धा। ठीक है, बुद्धा एंड जैन महावीरा का। ठीक है, दोनों का डेथ जो है अजातशत्रु के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं। देखो, जो भास्कर थे वो काफ़ी सारे बुक और लिखे थे, हर्षवर्धन भी काफ़ी बुक लिखे हुए हैं। तो हम लोग आगे आने वाले जितने भी चीज़ें हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन में नहीं दिया जा सकता है, तो आएगा तो धीरे धीरे वहाँ पे बुक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नाउ विच आर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द गुप्ता पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्ट। गुप्ता पीरियड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो देखना है। सी, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ इवोल्यूशन रिच्ड what has been described as a level of classical excellence through royal patronage। बिल्कुल, जो संस्कृत लैंग्वेज ऑब्वियसली गुप्ता का कोर्ट लैंग्वेज था। ठीक है, और ये जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतने इवोल्यूशन पे आ गया था कि संस्कृत जो है काफ़ी एक पीक पे पहुंच चुका था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। नाउ जो स्टेटस ऑफ वीमेन थे वो क्या था कि वॉज रीडिफाइंड। स्टेटस ऑफ वीमेन जो है वो रीडिफाइंड था। दे वेर इंटाइटल्ड टू फॉर्मल एजुकेशन एंड हेंस देयर वेर वीमेन टीचर, फिलोसफर एंड डॉक्टर्स। अर्ली मैरिज वॉज प्रोहिबिटेड बाई लॉ एंड दे वेर गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट गलत है। इनको जो है राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं दिया गया था उस टाइम का कल्चर के हिसाब से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो गलत पूछा हुआ है वो स्टेटमेंट जो है बी है। नाउ सी देखोगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोरिटी was impacted by increased grant of land and village with a physical and administrative immunities to persist and priest and टेम्पल। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है गुप्ता पीरियड के टाइम पे किया गया था, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ लैंड ग्रांट्स पेव द वे फॉर फ्यूडल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहीं से क्या हुआ कि जो लैंड ग्रांट्स थे वो क्या हुआ, लीड टू किसके लिए? फ्यूडल डेवलपमेंट। नाउ जो रूलर था उससे क्या हुआ, फ्यूडलिज्म की तरफ बढ़ने लगे केस। ठीक है, क्योंकि जब लैंड ग्रांट दोगे तो जो लोकल होंगे आसपास में वहाँ पे वो तो रिच हो जाएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट यहाँ से बढ़ा इंडिया में। एंड इमरजेंस ऑफ सर्फडम इन इंडिया रिजल्टिंग इन डिप्रेशन ऑफ द पीजेंट्री। और यहाँ पे जो लोकल लोग थे, ऑब्वियसली जब लोकल अथॉरिटी बढ़ेगी तो वो बाकी के नीचे लोगों को तो दबाएंगे ही। ठीक है, ये नेचर है, ह्यूमन बाय नेचर इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, एरिस्टोटल कहते हैं, और ये प्रूफ भी होता है हर केस में आप देखोगे तो। ठीक है, आप सुधर सकते हो लेकिन आपके आसपास के सराउंडिंग नहीं सुधर सकता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और ये यही एक्सप्लेनेशन है यार, कुछ खास है नहीं यहाँ पे। इसीलिए देखो, जो मौर्यन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है, तो ऑब्वियसली सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से कहा जाता है ना, कि वहाँ पे ज़्यादा गोल्ड फ्लरिश कर रहा था इसलिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है
या फिर वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी फ्लरिश हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम आ गया था, संस्कृत एक प्रॉपर लैंग्वेज के रूप में काफ़ी डेवलप हो गया था, ठीक है। जो बाकी सारे स्टेटस ऑफ वीमेन थे या फिर एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें जो बढ़ने लगी थी, लैंड का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गया था, तो मॉडर्निटी धीरे धीरे आ रही थी, तो इसकी वजह से उसको गोल्डन एज कहा जाता है, राइट। नाउ 103 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कौन कौन सी जो इसमें से ऑर्गेनाइजेशन वो फाउंड की गई थी। एक तो आत्मीय सभा था और दूसरा जो है ब्रह्मो समाज, ये दो ही थे। प्रार्थना समाज और आर्य समाज ये दोनों नहीं था। प्रार्थना समाज आप यहाँ पे देखोगे वो किसके द्वारा फाइंड किया गया था, तो वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। आर्य समाज जो है आपको पता है कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था 1875 में, ठीक है। इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने एक कंसेप्ट दिया था, बैक टू वेदास, ठीक है। और जो आत्मीय सभा था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1815 में। ब्रह्मो समाज जो है 1828 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 104 में, हड़प्पन साइट और उसके मॉडर्न नेम क्या क्या है। तो देखो धौलावीरा जो है, ऑब्वियसली आपको पता है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, और वो काफ़ी मॉडर्न सिटी थी धौलावीरा, जो कि अभी गुजरात में है, ठीक है। और इसको अभी देखोगे तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, धौलावीरा, ये बेसिकली कादिर आइलैंड के आसपास में देखने को मिलेगा, राइट। और धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को का भी वो आइडेंटिटी दे दिया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नाउ राखीगढ़ी जो है, ये आपको पता है कि हरियाणा में है राखीगढ़ी, ठीक है। और ये इंडिया का जो है लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, ठीक है। बिराना जो है, भिराना, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली हिसार कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, तो भिराना आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। और भोगोवा जो है ये सौराष्ट्र गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो जो लोथल है या वो सब चीज़ें हैं, भोगवा रिवर भी है, तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे धौलावीरा है, ये किस पे है, कादिर आइलैंड पे है, जो कि गुजरात में है। नाउ भिराना जो कि हिसार में है, ये ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट है, ये चीज़ को ध्यान रखना। राखीगढ़ी जो है ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, और जो भिराना है ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट है, इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। भोगवा जो सौराष्ट्र में है, ये साबरमती रिवर के आसपास में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। नाउ 108, ये ऑलरेडी यूपीएससी CAC 2024 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है कब, तो ये बेसिकली जो है 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये किस केस में नेशनल हैंडलूम डे था, बेसिकली जो है आफ्टर जो स्वदेशी मूवमेंट था, आफ्टर सेपरेशन ऑफ बंगाल, ठीक है। जब बंगाल अलग हुआ उसके बाद से राखी दिवस भी मनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको एडवोकेट किया था, ठीक है। उसके बाद से नेशनल हैंडलूम डे फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्वदेशी प्रोडक्ट, ठीक है, 7 अगस्त को स्टार्ट किया गया था, और इसीलिए जो 7 अगस्त है और नेशनल हैंडलूम डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो ये सब सारे जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद करना। 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। चूजन टू कॉमोरेट द लंच ऑफ स्वदेशी मूवमेंट 1905, राइट। आज का ये अपना डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आई होप कि आपको काफ़ी इंसाइट मिला होगा। इफ सो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल लास्ट, क्योंकि हिस्ट्री जो है इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। मैं वैसे रैंडमली आंसर बता के निकल नहीं जाना चाहता, मैं सारे पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, सम वैल्यू एडिशन, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत यूजफुल होगा, रिकॉल करना सारी चीज़ों को एंड याद करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे 2018 का फर्दर वीडियो देखने, ठीक है।